स्टोरी की शुरुआत होती है एक लड़के पैन को दिखाते हुए जो एक अपार्टमेंट में कुछ रेनोवेशन का काम कर रहा था। उस कमरे की दीवार में एक छेद था जिसे पैन ने प्लास्टर करके भर दिया था, लेकिन तभी वो देखता है कि वो छेद से प्लास्टर अपने आप नीचे गिरकर खाली हो गया है। इतने में मकान मालिक वहां आता है ताकि पैन का काम देख सके। वो बताता है कि उससे पहले भी कई सारे लोग उस छेद को भरने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये छेद के पीछे कोई है। जिंदा लोगों का कहना है कि इसके अंदर कोई आत्मा रहती है। ये सुनकर पैन थोड़ा घबरा गया था, लेकिन तभी मकान मालिक हंसकर कहता है कि वो बस मजाक कर रहा है। उसके जाने के बाद पैन अपना हाथ पता करने के लिए उस छेद के अंदर डालता है, तभी किसी चीज ने उसका हाथ पकड़ लिया। पैन घबरा कर अपना हाथ बाहर खींचता है तो उसके साथ एक लॉकेट भी बाहर आ जाता है। पैन देखता है कि उसका हाथ बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए उस लॉकेट को अपने पास रख लेता है। रात में उसकी गर्लफ्रेंड जैनी उससे मिलने आती है, क्योंकि वो देर तक इस घर में काम कर रहा था। जैनी के आने पर पैन उसे वो लॉकेट दिखाता है। जैनी को वो बहुत अच्छा लगता है तो वो उसे पहन लेती है, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही जैनी को कुछ अजीब सा होने लगता है, जैसे किसी चीज ने उसे अपने वश में कर लिया हो, और अचानक वो एक बोतल तोड़कर अपना ही गला काट लेती है। ये सब पैन अपनी आंखों से देख रहा था। उसके होश उड़ गए। उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो बाहर मदद लेने के लिए भागता है, मगर अचानक दरवाजा बंद हो जाता है और तब हमें उस अपार्टमेंट का रूम नंबर 203 दिखाया जाता है। अब स्टोरी कुछ आगे बढ़ती है और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम कहानी के मेन कैरेक्टर किम से मिलते हैं, जो अपने माता पिता के साथ रहती थी। किम के माता पिता उससे नाराज थे क्योंकि किम ने अपनी दोस्त इजी के साथ रहने का फैसला किया था। किम के माता पिता के हिसाब से इजी एक अच्छी लड़की नहीं थी। उनका सोचना था कि उसकी ये दोस्ती उसकी जिंदगी पर बुरा असर डालेगी। किम की माँ उससे कहती है कि अगर उसने आज ये फैसला नहीं बदला तो वो कभी उसकी मदद आगे नहीं करेंगे। तब किम गुस्से में गाड़ी से उतर जाती है। अंदर जाने पर वो इजी से मिलती है, जो पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। दोनों ने इस बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया था, जहां वे दोनों लोग रहने वाली हैं। इस नई शुरुआत के लिए दोनों ही बहुत खुश थे। ऊपर जाते ही इन दोनों की मुलाकात बिल्डिंग के मालिक लूक से होती है, जो काफी अजीब सा इंसान था। वो उनसे पूछता है कि क्या आप लोग रूम नंबर 203 में रहने आए हैं? तो वे लोग हाँ में जवाब देते हैं। इसके बाद लूक उन्हें उनका नया अपार्टमेंट दिखाता है। ये बिल्डिंग पहले बैन थी। इसे पूरी तरह रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में बदलने का काम अभी अधूरा था, इसलिए फिलहाल इस बिल्डिंग में सिर्फ लूक और ये दोनों ही रहने वाले थे। लूक बिल्डिंग के कुछ नियम समझाता है, जैसे रात 9 बजे के बाद शोर न करना, जानवरों को बिल्डिंग से दूर रखना, और साथ ही ये भी समझाता है कि वो लोग बेसमेंट में नहीं जाएंगे। इजी और किम को घर बहुत पसंद आता है, इसलिए वे दोनों बहुत खुश थे। इजी की नज़र खिड़की पर बनी एक आर्ट पर जाती है, जो उसे बहुत सुंदर लगती है। जैसे ही वो उसके करीब जाती है, लूक उसे छूने से मना करता है। वो बताता है कि ये एंटीक आर्ट है, जो किसी भी हालत में खराब नहीं होना चाहिए। उन्हें चाबियां देने के बाद लूक वहां से चला जाता है। अब ये दोनों अपने अपने कमरों में सामान रखने जाती हैं। किम को अपने कमरे में वही छेद दिखता है। उसे छुपाने के लिए वो एक कील ठोककर वहां एक आईना टांग देती है, लेकिन उसके जाते ही वो आईना अपने आप टेढ़ा हो गया था। किम जब इजी के कमरे में गई तो वो अपनी माँ की तस्वीर देख रही थी। हाल ही में इजी की माँ की मृत्यु हो गई थी, पर वो हमेशा ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो ठीक है, लेकिन वो अपनी माँ को बहुत याद करती रहती है। उसकी इस तरह की हालत को देखकर किम नहीं चाहती कि इजी उदास रहे, इसलिए वो उसे हंसाने की कोशिश करती रहती है। इसके बाद दोनों पूरी रात शराब पीकर मस्ती करती हैं। अगली सुबह इजी किम के कमरे में आती है, जहां उसने दीवार पे वो छेद देखा था। वो उसके अंदर देखने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आता। फिर इजी अपना हाथ उस छेद के अंदर डालती है। तभी उसे लगता है जैसे कोई उसका हाथ जोर से अंदर खींच रहा है। किम घबरा कर उसके पास भागती है, लेकिन दरअसल इजी बस नाटक कर रही थी। लेकिन उस छेद के अंदर से वही लॉकेट मिलता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। तो इजी वो लॉकेट पहन लेती है। रात में ये दोनों एक बार में जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात दो लड़कों से होती है। उनमें से एक लड़का किम के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। तब इजी उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देती है और वो तीनों वहां से भागकर बिल्डिंग में वापस आ जाते हैं।
इजी उस लड़की को लेकर अपने कमरे में आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि उनके बीच कुछ हो पाता, इजी सो चुकी थी। तब वो लड़का अपार्टमेंट को देखने लगता है। उसे भी शीशे पर बनी वो पेंटिंग बहुत पसंद आती है। वो उसे देख ही रहा था कि तभी कोई तेजी से उसके पीछे से गुजर जाता है। पीछे मुड़ने पर उसे कोई नजर नहीं आता। इसके बाद वो हल्का होने के लिए वॉशरूम जाता है, लेकिन तभी अचानक कोई शक्ति उसके पेट पे वार कर देती है, जिससे वहीं उसकी मौत हो जाती है। इधर इसी बीच किम एक बुरे सपने की वजह से जाग जाती है। वो देखती है कि उसके कमरे के बाहर कोई खड़ा है, लेकिन तभी लाइट बंद हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे कोई इजी के कमरे की तरफ जा रहा हो। किम घबरा कर बाहर देखने जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर इजी की कमरे में देखने जाती है, जो आराम से सो रही थी। अगले दिन इजी किम को जगाने आती है, क्योंकि आज उसके कॉलेज का ओरिएंटेशन था, लेकिन वे लोग लेट हो गए थे। जब वे कॉलेज पहुंचे तो ओरिएंटेशन खत्म हो चुका था। उस समय किम बहुत निराश थी, लेकिन तभी उसके पास एक लड़का एन आता है। वो कहता है कि अगर किम उसे कॉफी पिलाए तो वो उसे खुद कैंपस का टूर कराएगा। दोनों काफी देर बातें करते हैं। उससे बात करके किम को काफी अच्छा लगता है। जाने से पहले अपना नंबर भी दे दिया जाता है। उस रात जब किम अपार्टमेंट में आई तो अंदर एक अजीब सी बदबू थी। किम ने इजी को आवाज लगाई, लेकिन वो घर पर नहीं थी। तब हम देखते हैं कि वहीं पर एक म्यूजिक बॉक्स पड़ा हुआ था। वो उसे खोल कर देखती है तो पता चलता है कि ये बहुत ही पुराना है। इसके बाद किम अपना लैपटॉप खोलकर कुछ लिखने लगती है। दरअसल वो इजी की जिंदगी पर एक आर्टिकल लिख रही थी, खासकर उसकी माँ की मौत के बाद जो हालत को वो झेल रही है। उसे किम अपनी कहानी बनाना चाहती थी, लेकिन इजी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब रात में जब किम सो रही थी तभी उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई चीज़ दीवार पर रेंग रही हो। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उस होल से एक काला हाथ बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके देखते ही देखते वो हाथ वापस अंदर चला जाता है। किम बहुत डर गई थी। वो डरते डरते उस छेद की तरफ जाती है, लेकिन तभी कोई जोर जोर से उसका दरवाजा पीटने लगता है। जब वो देखने जाती है तो उसके सामने इजी थी, जिसके सर से खून बह रहा था। दरअसल वो नींद में चल रही थी। उसके हाथ में वही म्यूजिक बॉक्स था। किम उसे संभालती है और अपने पास सुला देती है। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अगली सुबह किम अपने प्रोफेसर से उस आर्टिकल के बारे में पूछती है कि क्या उसे इजी से इजाज़त लेनी चाहिए। तो प्रोफेसर कहते हैं कि तब तक जब तक वो इजी को किसी खतरे में नहीं डाल रही। किम उनकी बात समझ जाती है। अब इधर इजी अपने ऑडिशन के लिए निकल जाती है और किम को भी कैंपस जाना था, जहां उसकी एन से मुलाकात होती है। दोनों के बीच कुछ बातें होती है। तब वो पूछता है कि उनकी मौत कैसे हुई। किम बताती है कि उनकी मौत ओवरडोज की वजह से हुई थी। किम को सबसे ज्यादा इस बात का दुख है कि वो इजी की मदर के फ्यूनरल पर नहीं जा सकी, क्योंकि उसके माता पिता इजी के साथ उसकी दोस्ती के खिलाफ थे और उन्होंने उसे जाने नहीं दिया था। कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि इजी अस्पताल में है, क्योंकि उसने बहुत सारी दवाइयां खा ली थी। उस दिन किम ने तय कर लिया कि वो कभी अपनी दोस्त को अकेला नहीं छोड़ेगी, वो हमेशा उसका साथ देगी। ये सब बताते हुए किम भावुक हो जाती है, तो उसका मूड ठीक करने के लिए एन उसे अपनी साइकिल पर घुमाने ले जाता है। उनके साथ किम बहुत खुश थी। अब उसी रात जब किम फोन पर बात कर रही थी, तभी दीवार पर लगा हुआ आईना अपने आप गिर जाता है, वही जो किम ने उसे हॉल के ऊपर लगाया था। और अब उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो इस छेद का क्या करे। आधी रात को किम की आंख म्यूजिक बॉक्स की आवाज से खुलती है। जब वो बाहर देखने जाती है तो देखती है कि इजी खिड़की के पास खड़ी है और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के वश में आ गई हो। किम उसके कंधे पर हाथ रखती है तो इजी जोर से चिल्लाकर वहां से भाग जाती है और सीधे बेसमेंट की ओर जाती है। तो किम भी उसका पीछा करती है। वो देखती है कि इजी होश में नहीं है और उसके हाथ में वही म्यूजिक बॉक्स है। वो म्यूजिक बॉक्स उसके हाथ से लेकर बंद कर देती है। तभी इजी जोर से चिल्लाती है। किम समझ नहीं पाती कि आखिर इजी के साथ क्या हो रहा है। अगली सुबह किम इजी से कहती है कि उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन इजी बताती है कि उसके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है। किम को इजी के लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो मदद करने के लिए क्या करे। इसलिए वो इस बारे में एन से जिक्र करती है, जो उन्हें उस अपार्टमेंट में मिला था। तो वो कहता है कि उन्हें उस अपार्टमेंट के बारे में मालूमात करना चाहिए। इसलिए किम उसे अपना अपार्टमेंट दिखाने ले आती है, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखती है कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। वो अंदर जाकर देखते हैं तो लूक खिड़की के पास खड़ा था। किम को उसकी ये हरकत काफी अजीब लगती है।
लुक बताता है कि वो खिड़की को देखने आया था कि वो ठीक है या नहीं। अब इससे पहले कि किम कुछ कहे, लुक कहता है कि कल रात तुम लोग बेसमेंट में गए थे। मैंने कहा था ना कि वहां जाना मना है, दोबारा वहां मत जाना। उसके जाने के बाद एन उस खिड़की के कुछ फोटोज लेने लगता है। वो बताता है कि इस पर बने सिंबल्स प्राचीन हैं और उन्हें इंटरनेट पर सर्च करें तो इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। अब दोनों ही अपने काम पर लग जाते हैं। तभी उन्हें एक आर्टिकल मिलता है जिसमें एक कपल के बारे में लिखा था जिसने इसी अपार्टमेंट में अपनी पत्नी का खून किया था। उन्हें और भी लोगों की लिस्ट मिलती है जो इसी अपार्टमेंट में रहने आए थे और फिर अचानक से गायब हो गए। ये सब जानकर किम और इजी डर जाते हैं। अगली सुबह किम के लिए कोई पार्सल आया था तो इजी उसे किम के कमरे में रखने जाती है। अंदर जाते ही उस कमरे में गंदी बदबू आती है। असल में ये दीवार पर बनी इस होल की वजह से थी। तभी इजी की नज़र उस आर्टिकल पर जाती है जो किम उसके बारे में लिख रही थी और वो पढ़कर इजी को बहुत दुख होता है। उधर जब एन उस खिड़की की जानकारी ले रहा था तो उसे एक चर्च के बारे में पता चलता है जिसमें बिल्कुल वैसी ही खिड़कियां होती थी। इसलिए वो देखने जाता है तो देखने पर उसे एक बात की बहुत ही हैरानी होती है कि उस खिड़की पर जो डिज़ाइन बने थे वो उस अपार्टमेंट के डिज़ाइन से बिल्कुल अपोजिट थे। वहीं दूसरी तरफ किम एक पुराने जेनेटर से मिलने जाती है जो कभी उनकी बिल्डिंग में काम करता था। वो बताता है कि उस अपार्टमेंट के मालिक के साथ बहुत भयानक हादसा हुआ था। पति ने अपनी पत्नी को ही मार डाला और फिर अपनी भी जान ले ली। उसी समय वो औरत प्रेग्नेंट थी, मगर हैरानी की बात ये थी कि उनका बच्चा जिंदा बच गया था। उसे पूछा जाता है कि उस बच्चे का क्या हुआ तो वो आदमी बताता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। जबकि किम वापस अपार्टमेंट में आती है तो इजी गुस्से में उसका इंतजार कर रही होती है। वो आर्टिकल उसके सामने फेंक कर कहती है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। किम इजी को समझाने की कोशिश करती है लेकिन इजी का दिल टूट चुका था और वो गुस्से में घर से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ किम उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लगती है जिसमें वो छेद था। तभी उस छेद के अंदर से एक कटा हुआ हाथ बाहर गिरता है और ये देखकर किम के होश उड़ जाते हैं। वो हाथ सड़ चुका था। ये देखकर वो बाहर भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी कोई उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे घसीट लेता है। उधर बार बार एन किम को कॉल कर रहा था। उसे खिड़की के बारे में कुछ बेहद भयानक पता चला था जो वो जल्द से जल्द किम को बताना चाहता था, लेकिन वो खुद ही अपार्टमेंट जाने का फैसला करता है। इधर जब किम की आंख खुलती है तो वो बंधी हुई थी। तब उसे पता चलता है कि ये सब कुछ लूक ने किया है। लूक वही बच्चा है जिसका जिक्र उस आदमी जनरेटर ने किया था। लूक बताता है कि जो नेकलेस उन्हें उस होल से मिला था वो उसकी माँ का था। वो कहता है कि उस होल में एक बहुत ही ताकतवर आत्मा का निवास है ताकि जो भी वहाँ आए वो आत्मा का खाना बन जाए, क्योंकि अगर उसे खाना ना मिला तो वो लोगों को मार देगी, जैसे ही उसने उसके माता पिता को मार डाला। जब वो उसकी भूख मिटाने में नाकाम हो गए थे तो उस आत्मा ने मेरे माता पिता को ही अपना शिकार बनाया। इसी बीच एन बिल्डिंग के पास पहुंच गया था। दरवाजा पहले से ही खुला था। वो अंदर जाकर देखता है तो वहां कटा हुआ हाथ देखकर वो भी पूरी तरह डर जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए इजी वहां आ जाती है, लेकिन वो अपने होश में नहीं थी और वो एन पर हमला कर देती है। उधर किम भागने की कोशिश करती है लेकिन लुक फिर से उसे पकड़ लेता है। वो अपने माता पिता की डायरी निकालता है जिसमें लिखा था कि आत्मा की भूख कैसे मिटाई जा सकती है ताकि उसे रोका जा सके। वो बताता है कि अब तक तुम्हारी दोस्त को मर जाना चाहिए था क्योंकि इस बार लॉकेट उसने पहना है, लेकिन इजी कहीं ना कहीं उस आत्मा से लड़ रही है, इसलिए अब उसकी जगह किम को मरना होगा। लुक कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करता है और एक चाकू निकालता है किम को मारने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता किम उसे धक्का देकर उसका चाकू उठा लेती है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है किम वही चाकू उसकी आंख में मार देती है और वहां से भाग जाती है। वो इजी को लेने अपार्टमेंट जाती है लेकिन वहां पहुंचकर उसे एन की लाश मिलती है। इसे देखकर वो पूरी तरह टूट जाती है। वहीं उससे माफी मांगती है और इजी को ढूंढने निकल जाती है, लेकिन वहां फिर से लुक किम पर हमला करता है। उस पर बंदूक चलाने ही वाला था कि तभी वो आत्मा उसे अपने वश में ले लेती है और वो बंदूक का निशाना अपने ऊपर करके लुक खुद को ही मार देता है क्योंकि उसने रिचुअल में देर कर दी थी। इसके बाद किम इजी के पीछे जाती है। थोड़ी देर बाद इजी किम को मारने वाली होती ही है क्योंकि इजी अभी बहुत शक्तिशाली हो गई थी। तभी किम वही लॉकेट इजी के गले से
खींच लेती है, जिससे इजी को होश आ जाता है। दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी जल्दी से किम कहती है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी इजी कहती है कि पहले उन्हें उस शीशे को तोड़ना होगा। वे दोनों वापस अपार्टमेंट में आती है तो अचानक बहुत सारे कौवे उस खिड़की से टकराने लगते हैं। बिना किसी खौफ के एक ही झटके में उस शीशे को तोड़ दिया जाता है और अचानक सब शांत हो जाता है। अब मानो लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है। वे दोनों इस खतरनाक हालत से बच निकलती हैं। इसके बाद वो दोनों अपार्टमेंट छोड़ देती है और इसी सीन को दिखाते हुए यहीं पर फिल्म को खत्म कर दिया जाता है।